हेलो साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप तैयारियों में जुटे हुए हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड, और उसमें भी आपकी जो सहायक बही है, जो एक महत्वपूर्ण सहायक बही है, रोकड़ बही। रोकड़ बही यानी कैश बुक। इससे रिलेटेड कुछ अपन ने जानकारियां हैं वो प्राप्त कर ली है। कुछ और छोटी मोटी बातें हैं वो आज के इस सेशन में अपन करेंगे। सेशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आज के सेशन को फटाफट अपने साथियों को शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। शेयर करने का किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है। आप देख रहे हो वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स है और पास में एक शेयर का बटन है, वहां पे आप क्लिक करें और उसके बाद अपने साथियों को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो विद्यार्थी है हमारे पास आए, हमारे इस परिवार के सदस्य बने, जुड़े। क्योंकि आपका और हमारा सबका जो टारगेट है वो क्या है? टारगेट RES यानी राजस्थान एजुकेशन सर्विस के आप गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आप इस परिवार के सदस्य बन जाइए। हम आपको लगातार उन गतिविधियों से अपडेट करवाते रहेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये चीज हमने महसूस की है कि जो चीज हम आपको जो बताएंगे निश्चित रूप से वो सारी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। और जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उन्होंने इस बात को महसूस भी किया है कि वास्तव में जो चीज अपने को मिल रही है वो बहुत ही खास है। क्योंकि नोट्स है वो आपको किसी भी बुक डिपो पर मिल जाएंगे, आपको गाइड्स है वो मिल जाएंगी। आपको नोट्स चाहिए तो 1000, 2000, 500 रुपए में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन नोट्स को क्लियर ही करें, क्लियर करना जरूरी है। और वो सारा काम है वो आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी संकोच न करें और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए, ताकि हम आपको लगातार 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 आपकी जो जानकारियां वो आपको शेयर करें, ताकि आप मोटिवेट हो और अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय अभी बचा नहीं है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में अपनी एग्जाम है ना। तो अपने को सिलेबस भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो ठीक है साथियों, आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा फटाफट, है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा बैंक संबंधी लेन देनों की प्रविष्टियां, है ना। बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। अपने को बस सिर्फ और सिर्फ इनको शो करना है, देखना है ना। देखो नंबर 1 क्या है? बैंक में अपन रुपए जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट या टू कैश। बैंक आपका कौन सा है? बैंक आपका कौन सा खाता? व्यक्तिगत खाता, है ना। और कैश कौन सा आपका? वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता। क्या होगा? बैंक आपका व्यक्तिगत खाता, कैश आपका वस्तुगत या वास्तविक खाता। रुपए जमा करवाएंगे तो पाने वाले को नाम, तो बैंक आपका पाने वाला है। तो और देने जो वस्तु व्यापार से जा रही है कैश, तो बैंक अकाउंट या टू कैश। ठीक है। 2 नंबर क्या है? किसी लेनदार द्वारा बैंक में सीधे ही नगद, चेक, ड्राफ्ट जमा करवा दिया जाता है तो बैंक कौन सा खाता है? व्यक्तिगत। और डेटर भी आपका व्यक्तिगत है, ये ध्यान रखना। डेटर क्या है? आपका व्यक्तिगत है। तो दोनों ही व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिगत खाते क्या नियम है? पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। तो पाने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक अकाउंट या टू डेटर्स। ठीक है, ये क्लियर है? समझ गए? बस इन एंट्रियों को समझना है। सो थोड़ा बहुत अपने को इनको देखना। सारी चीज आपने पढ़ी है, सब कुछ आपने पढ़ रखा, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करना है कि यस आई कैन डू इट। टारगेट RES, मेरे को इस बार गजेटेड ऑफिसर बनना है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और अगर निश्चित मेहनत करोगे तो सफलता पक्की आपकी होगी, कोई नहीं रोक सकता साथियों। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। आगे 3 नंबर क्या है? देनदारों से प्राप्त चेक या ड्राफ्ट को बाद में किसी भी तिथि को बैंक में जमा करवाते हैं तो बैंक अकाउंट या टू कैश। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि यहां पर देनदार द्वारा बैंक में सीधे नगद जमा करवा दिए,
अपना जो देनदार था उसने बैंक में जमा करवा दिए तो बैंक अकाउंट या टू डेटर होगी। और यहाँ पर क्या है कि देनदारों से प्राप्त चेक ड्राफ्ट बाद में उसको जो प्राप्त हुआ है उसको बाद में किसी अन्य तिथि को बैंक में जमा करवाया जाता है तो बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, है ना, अन्य तिथि को जमा करवाया जाता है। तो साथ में ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री भी होगी, विपरीत प्रविष्टि भी होगी। ठीक है, 3 नंबर होगी। 4 नंबर क्या है कि कार्यालय हेतु बैंक से रुपए निकालने पर तो व्यापार में पैसे आ गए, बैंक देने वाला हो गया, कैश अकाउंट या टू बैंक, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक टू ऑफिस यूज, है ना। तो इतना अपने को ध्यान में रखना है, कार्यालय हेतु आपने रुपए निकाले, अपने पास पैसे आ गए तो कैश अकाउंट या टू बैंक। ठीक है, बढ़े आगे। 5 नंबर, जो आपके क्रेडिटर है यानी क्रेडिटर का भुगतान चेक से करने पर, है ना, लेनदार है उनको भुगतान कर रहे हैं चेक से, तो क्रेडिटर है वो भी आपका कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता है, और बैंक है वो भी आपका व्यक्तिगत खाता है। और व्यक्तिगत खाते का क्या नियम है, पाने वाले को नाम, देने वाले को जमा। तो पाने वाला कौन है, क्रेडिटर, कि भाई भुगतान किसको किया, क्रेडिटर को, क्रेडिटर पाने वाला है तो पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, तो बैंक देने वाला है तो क्रेडिटर अकाउंट या टू बैंक, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। लेनदारों का भुगतान चेक से करने पर, लेनदारों का भुगतान चेक से करते हैं तो आपकी ये प्रविष्टि हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बैंक। ओके, आगे देखते हैं। आगे 6 नंबर क्या है, खर्चों का भुगतान चेक से करने पर, है ना, खर्चों का भुगतान चेक से करेंगे। ये कौन सा खाता है, नाम मात्र खाता, और ये आपका वापस व्यक्तिगत हो गया, है ना। तो नाम मात्र खाता क्या होगा आपका, नाम मात्र खाता, यानी नाम मात्र क्या, समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो, तो ये आपका डेबिट है। एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक, बैंक कौन है, बैंक देने वाला है, भाई खर्चों का भुगतान कौन करेगा, बैंक करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बात, क्लियर है, तो बढ़े आगे। 7 नंबर क्या है कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद राशि निकालने पर, व्यक्तिगत यानी पर्सनल हो गया, ये क्या हो गया, पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज होने पर ड्राइंग माना जाएगा, है ना। व्यक्तिगत उपयोग के लिए नगद राशि निकालने पर ये ड्राइंग है, ये भी आपका कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता, और ये भी आपका व्यक्तिगत खाता है ना। इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा, तो एंट्री हो जाएगी आपकी ड्राइंग अकाउंट या टू बैंक, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। जब किसी के द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई नगद राशि है वो निकाली जाती है तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट या टू बैंक। ठीक है साथियों, क्लियर है ना, ड्राइंग अकाउंट या टू बैंक। ओके है, ओके है, तो आगे बढ़ेंगे, है ना। 8वां पॉइंट बात कर रहे हैं, बैंक में जमा कराए गए चेक के अप्रतिष्ठित यानी डिसऑनर होने पर, बैंक में आपने चेक जमा करवाया था और वो चेक डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री होने पर कि भाई बैंक में चेक जमा करवाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट या टू डेटर्स। ये तो अभी मैंने आपको बताई थी कि भाई कोई देनदार है वो सीधा ही बैंक में चेक जमा करवा देता है तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट या टू डेटर्स। अब वो चेक क्या हो गया, अनादरित हो गया, यानी उसका आदर नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ, बैंक ने मना कर दिया, भाई इसको हम पैसे नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, बोले इसके खाते में पैसे नहीं है, भाई जिसने चेक दिया था उसके खाते में पैसे नहीं है तो पैसे हम देंगे क्या, तो उसका अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, और अपमान कर दिया तो अपमान करते क्या हो गया, वो चेक है वो नाराज हो गया, और नाराज होकर वापस किसके पास जाएगा, डेटर के पास जाएगा, तो पाने वाला कौन हो जाएगा, डेटर, तो डेटर अकाउंट या टू बैंक, इसकी एंट्री हो जाएगी चेक अगर अप्रतिष्ठित हो जाता है तो। ठीक है साथियों, ओके है, बढ़े आगे। आगे देखो 9 नंबर क्या कहता है कि बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर ब्याज लगाने पर जो आपने क्या किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले रखा है ना, बैंक अधिविकर्ष है तो उस पर ब्याज लिया जाएगा। अगर आपने बैंक से ज्यादा पैसे ले लिए तो बैंक भाई आपसे ब्याज लेगा, बैंक अपना के कक्का लग गए कि ब्याज नहीं लेगा तो ब्याज तो लेगा,
है ना, तो ब्याज लेगा तो अपने लिए क्या होगा, खर्चा होगा। समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं और देने वाले को जमा, क्योंकि देगा कौन, बैंक में अपना खाता लगेगा अपने, लेकिन वो बैंक का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने खाते में से राशि कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक। ठीक है साथियों, बताओ देखिए यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट, ऐसे कोई संदेह है ना, बिल्कुल भी संदेह नहीं देखना। फिर भी कोई भी विचार आपके मन में आ रहा, छोटा बड़ा कुछ भी है ना, आपके सिलेबस से रिलेटेड अन्य कोई, तो जरूर आप कमेंट करके पूछिए, जरूर हम रिप्लाई करेंगे। आपकी एक भी शंका है उसको छोड़ेंगे नहीं, हर का समाधान है वो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। ठीक है, तो बैंक द्वारा विकल्प पर ब्याज लगाने पर इंटरेस्ट अकाउंट या टू बैंक। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, 10 नंबर, बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देने पर, बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज देगा। बैंक के अपने पास राशि जमा है, जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई सेविंग अकाउंट में जमा है, किसमें, सेविंग अकाउंट में जमा, और सेविंग अकाउंट में 2.7% की दर से ब्याज देता है ना। तो अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे हैं तो उस पर ब्याज है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और बैंक के द्वारा देते ही वो बैंक के खाते में जमा हो जाएगा, और इंटरेस्ट है वो यहाँ पे अपनी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। तो समस्त आय वाला आपको क्या करते हैं, क्रेडिट, और पाने वाले को डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है साथियों, ओके है, समझ गए मेरी बात। अब डाउट नहीं है ना किसी प्रकार का, डाउट नहीं है तो आगे बढ़े, और डाउट है तो फिर आपको रिप्लाई करूं, है ना। तो बढ़े आगे। आगे देखो 11 नंबर पॉइंट, 11 नंबर पॉइंट क्या कहता है, फटाफट वाली क्लास है देखो, है ना। अनावश्यक आपका समय जाहिर है वो यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए खर्चे पर वसूल करने पर, जो बैंक सेवा प्रदान करती है उन सेवाओं के बदले कुछ चार्ज लेगी, है ना। जैसे अपन बात करें एसएमएस की सेवा है ना, आपकी जो चेक बुक है उसकी सेवा है ना। इसके अलावा और किसी प्रकार की कोई सेवाएं हैं वो बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, तो वो भी अपने लिए खर्चा होता है। तो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट या टू बैंक। इतनी राशि अपनी खर्चे के रूप में होगी और वो बैंक अकाउंट से कम हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी कि भाई सेवाओं के बदले में कोई चार्ज लिया जाता है तो बैंक चार्जेस अकाउंट या टू बैंक। अगला पॉइंट 12 नंबर, चालू खाते से स्थायी जमा खाते में राशि जमा करवाने पर, है ना। आपका कोई करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट से अपन ने क्या कर दिया, एफडी करवा दी, है ना। एफडी करवा दी तो राशि जमा करवाएंगे, तो भाई एफडी है वो तो अपनी संपत्ति होगी, तो संपत्तियों में वृद्धि होगी तो डेबिट करेंगे। तो एफडी अकाउंट या टू बैंक। बैंक कौन होगा, देने वाला, है ना। बैंक कौन होगा, देने वाला, तो जो देने वाले को क्या कर दो, जमा कर दो। ठीक है, तो एंट्री क्या हो गई, एफडी अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, है ना। तो इसलिए अपने को ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर भी आपको ये कंडीशन वो अप्लाई करनी है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या टू बैंक। ओके, ओके है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, अवधि पूरी होने पर स्थायी जमा खाते से जमा राशि व ब्याज प्राप्त होने पर, अवधि पूरी होने पर, है ना। अवधि पूरी हो गई भाई, आपने एफडी है वो एफडी 5 वर्ष के लिए ले रखी थी, 5 वर्ष वो क्या हो गए, पूर्ण हो गए। अब पूर्ण हो गए तो अपने को क्या मिलेंगे, पूरी राशि मिलेगी विद इंटरेस्ट, है ना। तो अपने पास पैसे आएंगे, खाते में पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट या टू एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये होगी कब, जब एफडी अपन ने ले रखी है और उस एफडी की अवधि पूरी हो जाती है, तो उसके बाद जब वो मैच्योर होगी तो उसकी राशि हमें ब्याज सहित प्राप्त होगी। तो ब्याज सहित प्राप्त होगी तो ये इसकी प्रविष्टि आपको करनी है। ठीक है, ओके है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट या टू फिक्स डिपॉजिट और टू इंटरेस्ट। ओके है, ओके है, यहां तक बढ़े आगे 14 नंबर क्या कहता है, बैंक से ऋण लेने पर, लोन आपने लिया है तो लोन लेगा तो खाता में पैसे तो आ जाएगा भैया, है ना, खाते में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन अपना दायित्व भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका व्यक्तिगत खाता है और ये आपका दायित्व हो गया, है ना, बैंक लोन।
है ना। तो संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं और दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर अपने पास पैसे आ गए, संपत्ति में वृद्धि होगी तो बैंक अकाउंट DR2 और साथ में इधर दायित्व भी बढ़ गए तो दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट DR2 बैंक लोन अकाउंट। क्या होगी, बैंक से ऋण लेते हैं तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट DR2 बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, आगे देखें 15 नंबर क्या है, ऋण पर ब्याज चुकाने पर जो आपने लोन लिया है और उस लोन पे आप ब्याज चुका रहे हो, क्योंकि लोन पे अपने को ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना। लोन पर अपने को ब्याज तो चुकाना ही पड़ेगा, है ना। तो ब्याज चुकाएंगे तो उसकी क्या प्रविष्टि होगी, तो ऋण पर ब्याज चुकाने पर, है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR2 बैंक क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR2 बैंक, क्योंकि लोन, है ना, ऋण पर ब्याज चुकाने पर। अब ये क्या है, ये खर्चा है, क्या है, खर्चा। और समस्त खर्चे और हानियों क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, है ना। और ये दायित्व में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि चुकाएंगे कहां से, बैंक से चुकाएंगे तो उतनी राशि बैंक से कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट DR2 बैंक, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बातें क्लियर है, नहीं है डाउट किसी प्रकार का, नहीं है ना, नहीं है तो आगे बढ़े। आगे देखो, आगे क्या है 16 नंबर, बैंक ऋण का भुगतान करने पर जो आपने बैंक लोन लिया था अब उसका भुगतान कर देते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट DR2 बैंक। क्या हो गई, बैंक लोन अकाउंट DR2 बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। क्या होगी कि भाई आपने ऋण का भुगतान कर रहे हो तो आपकी राशि तो व्यापार से चली जाएगी और दायित्व कम हो जाएगा, तो बैंक लोन अकाउंट DR2 बैंक है वो इसकी प्रविष्टि हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ प्रविष्टियां जो मैंने आज के सेशन में आपको शेयर की है, निश्चित रूप से इनमें से कुछ प्रविष्टियां हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाली है। एक तो डिसऑनर वाली, है ना, चेक डिसऑनर बनता है तो उसकी क्या प्रविष्टि आपको करनी है, ये अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज के सेशन में करेंगे। सबसे पहले मैंने जो आपको सहायक वही बताई है उसके संबंध में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेता हूं कि अपनी जो सहायक बही है, सहायक बही जिसको अपन क्या कहते हैं, रोकड़ बही, यानी कैश बुक, इसका शॉर्ट में अपन थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि भाई सहायक बही को अपन क्या कहते हैं कि रोकड़ बही, सहायक बही और साथ में प्रधान पुस्तक क्या है। नंबर 1 अगर बात करें तो रोकड़ बही सहायक एवं प्रधान पुस्तक है। ठीक है, क्या है पहला कंडीशन है कि रोकड़ बही सहायक एवं प्रधान पुस्तक है ना। इससे नंबर 2 क्या करें, इसको किसको, रोकड़ बही को, रोकड़ को क्या कहते हैं, इसको जर्नल एवं है ना, जो आपकी लेजर होती है, लेजर का हिस्सा माना जाता है ना। इसको क्या कहता है, इसको जर्नल और लेजर का हिस्सा है वो माना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साधारण रोकड़ बही, नंबर 2
द्विस्तंभीय रोकड़ बही त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही में सिर्फ सिंपल, इसमें आपका बट्टा मिलेगा और इसमें आपकी क्या मिलेगी, 3 कॉलम। और चौथी आपकी होती है आपकी खुदरा रोकड़ बही, या उसको फुटकर भी कह सकते हैं। फुटकर रोकड़ बही है ना, फुटकर रोकड़ बही। तो अपन बात करें कि सबसे पहले अपन रोकड़ बही की चर्चा कर रहे हैं, तो रोकड़ बही सहायक और प्रधान पुस्तक है। इसमें को जर्नल और लेजर का हिस्सा माना जाता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं आपकी, साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभीय रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही और फुटकर रोकड़ बही, जिसे पेटी केस बुक कहते हैं। ठीक है, हो गई बात, यहां तक क्लियर है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है ना, इसमें विपरीत प्रविष्टि, विपरीत प्रविष्टि का लेखा, विपरीत प्रविष्टि का लेखा रोकड़ बही के या रोकड़ बही में नाम एवं जमा पक्ष, नाम एवं जमा पक्ष के दोनों तरफ किया जाता है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। यानी जो विपरीत प्रविष्टि होगी उसकी प्रविष्टि अपने को दोनों साइड करनी है ना, यानी डेबिट साइड भी होगी जिसको नाम पक्ष कहते हैं, क्रेडिट साइड भी होगी जिसे जमा पक्ष है वो कहते हैं। लेकिन इसमें एक ध्यान में रखना कि जो आपकी विपरीत प्रविष्टि है, विपरीत प्रविष्टि की कभी भी खतौनी नहीं होगी, विपरीत प्रविष्टि की कभी भी खतौनी नहीं होगी। ये अपने को ध्यान में रखना, जो आपने कॉन्ट्रा एंट्री की है उसकी किसी प्रकार की कोई खतौनी नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा रोकड़ बही के बट्टे खाने, रोकड़ बही के बट्टे खाने का कभी भी शेष नहीं निकाला जाता। ये बात मैंने आपको बोल के तो बता दी थी, लेकिन फिर भी लिख के, क्योंकि एक बार तो ये चीज याद रह जाती है लेकिन एग्जाम के समय वो दिमाग से स्किप हो जाती है। तो अगर इसको हैंड्स नोट के रूप में आप लिख लोगे तो फिर अगर आप रिवीजन करोगे तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज है वो आ जाएगी। तो रोकड़ बही के बट्टे खाने का कभी भी शेष है वो नहीं निकाला जाता, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखो, बैंक है वो कई तरीके की सुविधाएं जो आपको प्रोवाइड है वो करवाती है, जिसमें आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना। तो इसलिए अपन कहते हैं कि डेबिट कार्ड वह ग्राहक बना सकता है, डेबिट कार्ड वह ग्राहक बना सकता है जिसका बैंक में खाता है। यानी जिस व्यक्ति का बैंक में बचत खाता है वो व्यक्ति अपना डेबिट कार्ड है वो बना सकता है। अब आपके मन में आ गया कि भाई डेबिट कार्ड
तो कोई भी बना सकता है जिसमें खाता है, वो उसको बनाने की जरूरत थोड़ी है। एक फॉर्म भरा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि भाई आप डेबिट कार्ड बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि जो आपका बचत खाता होता है और उसमें आपने डेबिट कार्ड ले रखा है तो उसका अलग से चार्ज है वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए डेबिट कार्ड बनाना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कोई भी है व्यक्ति वो बना सकता है जिसका बैंक में खाता है। तो विपरीत प्रविष्टि खत्म नहीं होगी, रोकड़ में बट्टे खाने का शेष नहीं निकालना है, और डेबिट कार्ड वह ग्राहक बना सकता है जिसका बैंक में खाता है। ठीक है, आगे देखें। इसी का दूसरा एक रूप होता है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड कोई भी व्यक्ति बना सकता है। क्रेडिट कार्ड है वो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड में अंकों की संख्या 16 होती है। आपने देखा होगा, कार्ड देखा होगा, उस कार्ड में जो डिजिट होती है वो 16 अंकों की होती है ना। 16 अंकों की, 16 अंकों की लिख दो यहाँ पे, संख्या 16 अंकों की होती है। अच्छा, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, 16 होती है, अंकों की संख्या 16 होती है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए बैंक 1% से लेकर 4% तक, 1% लेकर 4% तक कमीशन वसूल करता है। लेकिन आज के समय में ये कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको एक बार तो फ्री में दे रही है ताकि ग्राहक को उसकी आदत पड़े, और जब ग्राहक को इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो क्या कर देती है, वो उनके लिए कंपल्सरी कर देती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के लिए कितने, 1 से 4% तक है वो कमीशन है वो वसूल किया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य जानकारियां हैं जो आपको बैंकिंग से रिलेटेड है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, और कोई बातें, एक चीज मैं और बता दूं, जो आपकी पेटी केस बुक है, पेटी केस बुक, पेटी केस बुक है वो शेष संपत्ति का हिस्सा माना जाता है। शेष संपत्ति का हिस्सा मानी जाती है। जो पेटी केस बुक है वो शेष संपत्ति का हिस्सा माना जाता है ना। इसके अलावा बैंक कॉलम का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकते हैं। दोनों का मतलब क्या है कि या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि भाई हमेशा डेबिट ही होगा, जबकि रोकड़ बही का शेष हमेशा
रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट ही होता है। रोकड़ बही का शेष हमेशा डेबिट ही होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में स्टोर करोगे तो आपके पास ऐसी सारी जानकारियां हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक छोटा सा और शानदार सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर दें ताकि वो साथी भी हमारे साथ जुड़े और इस तरीके की जो घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बढ़िया मौका है वो उनको मिल रहा है अपनी अध्ययन करने का, अपनी स्टडी को जारी रखने का, और अपना जो टारगेट है कि भाई इस 2025 में आप जो गजेटेड ऑफिसर बनने का जो सपना देख रहे हो उस सपने को पूरा करने का आपके पास मौका है, क्योंकि 340 पोस्ट है वो कॉमर्स अकेले संकाय के पास है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि भाई आपकी जो 2200 भर्तियां हैं उनमें से इतनी भर्ती 2200 में से 340 पोस्ट है वो एक अकेले कॉमर्स के लिए है। तो बड़ी भर्ती है, तैयारी कर सकते हो, फॉर्म ज्यादा नहीं है तो कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है, और तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।